ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों, खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन पर भारत में चोरी छिपे दाखिल होने और अराजकता फैलाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया ने पश्चिम बंगाल के उस इलाके की पड़ताल की जहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें बांग्लादेश के भी लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। दिल्ली में हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन। हमने पिछले एक साल में 1970 बांग्लादेशियों को तकरीबन पकड़ा है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पे स्मगलिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर के उस पार से जुड़े साजिश के तार। धक्का देते हैं, कई पत्थर मारते हैं। आज होगा लोकतंत्र के लुटेरों का पर्दाफाश। छब्बीस जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जो उत्पात हुआ, उसके गुनहगारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। दिल्ली में जिस तरह अराजकता का माहौल पैदा किया गया, उसके कसूरवारों की फहरिस्त में नए नए नाम शामिल होते जा रहे हैं। खालिस्तान समर्थक, आईएसआई के एजेंट, अल्ट्रा लेफ्ट से जुड़े लोग और असामाजिक तत्वों के साथ अब एक ऐसे समुदाय का नाम भी जुड़ रहा है जिस पर चोरी छिपे भारत में दाखिल होकर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने के आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं। शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए तांडव के मुद्दे पर शक की सुई अब रोहिंग्या मुसलमानों की ओर भी घूमती नजर आ रही है। इसमें बांग्लादेश के भी लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, और जो लोग भी इसमें पंजाब के भी कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं। इसमें जो भी है, इसका एनआईए, इसका सीबीआई तदंत होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई लाल किला जैसे पवित्र स्थान पर झंडे के साथ खिलवाड़ करना, दिल्ली में नंगा नाच वहाँ पर नाचे हैं ये। इन सभी लोगों के लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी का सीधा आरोप है कि दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कर आए रोहिंग्या समुदाय के लोगों का हाथ भी हो सकता है। वही रोहिंग्या समुदाय जिस पर पहले भी भारत में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर चोरी छिपे भारत में घुसकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और उल्टे केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रही है। और सरकार में दिल्ली बीजेपी है, तो ये क्या आप मानते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन का फेल्योर है? आप क्या कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, बनगा या गुड़गांव या वागा या दिल्ली, ये चंगड़ाबंधा जो भी बॉर्डर है वो तो आप ही का पास है। बॉर्डर का सोल्जर तो आप ही का पास है, तो आप क्यों घुसने देते हैं? आप असम में एक पॉलिटिक्स, बंगाल में एक पॉलिटिक्स। सुविधा की राजनीति करने वाली टीएमसी ने दिल्ली हिंसा के रोहिंग्या कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर गेंद केंद्र सरकार और सुरक्षा बल की ओर उछालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल ये कि अगर आंदोलन की आड़ में अराजकता के पीछे रोहिंग्या समुदाय का हाथ है, तो फिर वो कहां से आए? पश्चिम बंगाल में कैसे दाखिल हुए? इनकी मदद कौन कर रहा है? इनकी पहचान बदलने का काम कौन कर रहा है? क्या वोट की खातिर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 पहुंचा बांग्लादेश बॉर्डर से सटे उस इलाके में जहां से रोहिंग्या चोरी छिपे भारत में दाखिल होते हैं। बांग्लादेश की सीमा पर है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना में पड़ने वाला हाकिमपुर और तराली गांव। ये वो गांव हैं जो मानव तस्करी और स्मगलिंग का ग्राउंड जीरो बन चुके हैं।
यहाँ न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि रोहिंग्या मुसलमान भी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ बीएसएफ के जवान सरहदों की निगहबानी करते हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, लेकिन इतनी मुस्तैदी के बाद भी यहाँ से रोहिंग्या भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें इस सोनाई नदी का सहारा मिल जाता है। वही सोनाई नदी जिसके एक छोर पर बांग्लादेश है और दूसरे छोर पर भारत। ये नदी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है और यही नदी रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ में मदद भी करती है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इस समय भारत बांग्लादेश सीमा पर हूं, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि कटीली तारे कहाँ हैं, फेंस कहाँ हैं। लेकिन यही है भारत और बांग्लादेश की सीमा, ये सोनाई नदी। आप उस पार जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बांग्लादेशी लोग हैं, वो एक बांग्लादेशी गांव है। नदी के बीचों बीच जो आप जहां पर ये बत्तख जो है तैरते हुए देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। जाहिर है बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों के लिए ये नदी किसी वरदान से कम नहीं। रोहिंग्या समुदाय और बांग्लादेशी घुसपैठिए नदी में जुगाड़ की नाव के सहारे भारत में दाखिल होते हैं और फिर नाव वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही एक जुगाड़ की नाव बीएसएफ की टीम ने हमारे कैमरे के सामने बरामद की। थर्मोकोल, प्लास्टिक और रस्सी से बनी ये जुगाड़ की नाव घुसपैठ का जरिया बन चुकी है, लिहाजा सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इस इलाके में अतिरिक्त मुस्तैदी बरतनी पड़ती है। इंडियन जुगाड़ का बहुत बढ़िया एक उदाहरण ये देसी राफ्ट। इसके अंदर है थर्मोकोल और ऊपर ये काले रंग की प्लास्टिक। रस्सियों से जोड़कर इस राफ्ट को नदी में डाल करके और कुछ सेकंड्स के भीतर, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के भीतर उस पार से इस पार आते हैं घुसपैठिए। बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने वाले घुसपैठियों की मदद कौन और क्यों करता है? घुसपैठियों को किस तरह भारत का नागरिक बनाया जाता है और फिर उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस इलाके में पड़ने वाले हाकिमपुर गांव के एक शख्स ने हमें पूरी कहानी बताई। पहचान छिपाने की शर्त मानने पर उसने बताया कि किस तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर के उस पार से भारत में दाखिल होते हैं और अपनी पहचान बदल लेते हैं। देखिए ওরা আপনা করে নেয়, ওরা মানে তাদের ঠিকানা থেকে আপনা করে নেয়। তো বাংলাদেশিদের আধার কার্ডও আছে সেটা বলছো? বাংলাদেশে আধার কার্ড আছে, ওরা বানিয়ে নিয়েছে ইন্ডিয়া থেকে। ইন্ডিয়াতে গিয়ে ওরা বাইরে থেকে বানিয়ে নেয়, কিন্তু আমাদের দিকে এদিকে তো নাই, কারণ আমি দেখিনি, বলতে পারবো না। এই ব্যাপার। এখানে কি রোহিঙ্গা যেটা বলা হয়, অনেক রোহিঙ্গাও ঢুকছে? রোহিঙ্গা তো আছে, কিছু কিছু আছে, আমি অত শুনিনি, কেননা অতটা তো এখানে বিএসএফের সঙ্গে করা হয় না, যে কতটা চলে আর কি জানি কিছুটা কিছুটা। সব থেকে তো মাঠে মাঠে থাকা হয়, তো ওই জন্য সবসময় জানা যায় না। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का सच आपने देखा, लेकिन घुसपैठ के साथ तस्करी का गोरख धंधा भी जुड़ा हुआ है। तस्करी और रोहिंग्या समुदाय के कनेक्शन की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम इस इलाके में पड़ने वाले एक भारतीय गांव में गई, जहां घरों से ज्यादा दुकानें थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हाकिमपुर और तराली गांव में करीब 2322 घर हैं, जबकि दुकानों की संख्या 5000 के आसपास। हालांकि ज्यादातर दुकानों पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि इन दुकानों का घुसपैठ और तस्करी से क्या संबंध है। जहां तक नजर जाती हैं दुकानें ही दुकानें। आखिर क्या है इसके पीछे राज, क्या कहानी है? क्यों यहाँ पर बीएसएफ लगातार नजरदारी करे है? क्यों लोगों से शिकायत है? क्यों दुकानें बंद करवा दी गई? इन बंद पड़ी दुकानों का राज जानने के लिए हमने गांव वालों से बात की। हमने बीएसएफ के अधिकारियों से इन दुकानों का सच जानना चाहा। उनसे पूछा कि एक ही इलाके में हजारों की तादाद में दुकानें क्यों हैं, तो पता चला कि इन दुकानों के जरिए तस्करी का खेल होता था। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को सामान बेचे जाते थे, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी ने बॉर्डर के उस पार से जुड़े तस्करी के इस गोरख धंधे का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि उस पर नकेल कसने का काम भी किया। अगर कोई स्मगलिंग करेगा, स्मगलर को पकड़ना तो बीएसएफ का काम है ना। स्मगलिंग होती है क्या? वो तो बीएसएफ को पता है। बीएसएफ को पूछने से बीएसएफ इधर स्पीड बोर्ड दिया है, फेंसिंग लाइट लगाया है, 24 आवर्स ड्यूटी घट है। और आप लोगों को कुछ जानकारी है इस बारे में? जानकारी है, मतलब हम लोग बहुत परेशान में है मैम, बहुत परेशान में, क्योंकि इतने सारी दुकान है, आप देख रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये दुकान में सामान बीएसएफ लोग नहीं लाने दे रहा है। वो शिकायत कर रहे हैं, इस बात से मैं अवगत हूँ। और वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल स्मगलिंग थी वो काफ़ी बड़ी
उसमें थी अमाउंट में, जिसके कारण उनकी वो स्मगलिंग बंद हुई है और उसके कारण ये रेजिस्टेंस उनका, ये इससे इनकी जीविका के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण वो रेजिस्टेंस है। बांग्लादेश से सटे इस इलाके में तैनात बीएसएफ ने न सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर लगाम लगाने का काम किया है, बल्कि तस्करी के धंधे में भी सेंध लगाई है। तो शायद यही वजह है कि यहाँ बीएसएफ के जवानों पर हमले भी होते हैं, उन पर पत्थर भी फेंके जाते हैं, कभी कभी तो गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की जाती है। बीएसएफ के मुताबिक यहाँ से लगभग हर जरूरी सामान की तस्करी होती है। बांग्लादेश के उस पार बसे गांव ढाका से दूर हैं, लिहाजा भारत के इस इलाके से सामान बॉर्डर के उस पार भेजा जाता है। बीएसएफ ने पिछले साल 1970 बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करते हुए पकड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत से बांग्लादेश जाने वाले घुसपैठियों की है। यहाँ पे जब हमने टेक ओवर किया था तब तकरीबन 1500 से 2000 के आसपास दुकानें थी जो फंक्शनल थी। बांग्लादेश में यहाँ से साड़ी जाती है, फैंसी डाइल जाती है, बांग्लादेश में यहाँ से ग्रोसरी का सामान जाता है, राइस जाता है, यूरिया जाता है, यहाँ से टॉय जाते हैं, यहाँ से बच्चों की साइकिल जाती है, स्पेयर पार्ट्स जाते हैं मोटरसाइकिल्स के, यहाँ से और जो ग्रोसरी के आइटम है, टॉफ़ी है, मतलब एवरी बेसिक आर्टिकल यहाँ से वहाँ पे जाता है। उसका रीज़न ये है कि ढाका यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के इस इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ के साथ तस्करी का धंधा भी चल रहा था, जो अब बीएसएफ की रणनीति से तबाह हो चुका है। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी अगर भारत में दाखिल भी हो जाते हैं तो राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या राज्य सरकारें वोट बैंक की खातिर अवैध घुसपैठ को मौन सहमति देती हैं?